सबसे पहले बात करते हैं भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में, क्योंकि अगेन एक बार फिर से भारत के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज सामने आ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में पिछले एक हफ्ते में 9.9 बिलियन डॉलर्स की बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी ऑलमोस्ट 10 बिलियन डॉलर्स बढ़ गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स अब 716.9 बिलियन डॉलर्स पहुंच गए हैं। पिछले हफ्ते भी भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में 14 बिलियन डॉलर्स की बढ़ोतरी हुई थी। कहने का मतलब है कि पिछले 2 हफ्तों में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स ऑलमोस्ट 24 बिलियन डॉलर बढ़ गए हैं। ये जो जंप आया है इसके पीछे का कारण है FCNR डिपॉजिट स्कीम। पिछले महीने RBI ने NRIs के लिए फॉरेन करेंसी और US डॉलर में डिपॉजिट अट्रैक्ट करने के लिए नई डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा NRIs भारत के बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करें। इस स्कीम की खास बात यह है कि इसमें डिपॉजिट के ऊपर भारत के इंटरेस्ट रेट के साथ साथ करेंसी एक्सचेंज रेट का भी फायदा दिया जाएगा। यानी अगर कोई NRI डॉलर्स में डिपॉजिट करता है तो उसका पैसा वापस भी डॉलर्स में ही दिया जाएगा, प्लस जो उसका इंटरेस्ट बनेगा वो भी। इसमें NRIs के लिए बेनिफिट ये होगा कि 3 से 5 साल के बाद उनको डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट तो मिलेगा, लेकिन इंडियन रुपीस की वैल्यू डेप्रिशिएट होने का नुकसान उनको नहीं होगा। इसलिए स्कीम के तहत NRIs खुलकर भारत के बैंक्स में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं और ये अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर में भी रिफ्लेक्ट होने लगा है। इस स्कीम से RBI का मेन टारगेट फॉरेन करेंसी इकट्ठा करना है, क्योंकि इससे भारत के पास डॉलर और दूसरी फॉरेन करेंसीज का रिजर्व स्ट्रांग होगा। इसके साथ ही इंडियन रुपीस के ऊपर प्रेशर को कम करने में भी इससे मदद मिलेगी। RBI के पास कुशन होगा तो इंडियन रुपीस तेजी से डेप्रिशिएट नहीं होगा। इंडियन रुपीस लगातार तेजी से गिर रहा था, जिसके बाद ये स्कीम लाई गई और अब इंडियन रुपीस थोड़ा सा स्टेबल नजर आ रहा है, जो कि भारत की ओवरऑल एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे अगर NRIs इसी स्पीड से भारत के बैंक्स के अंदर डिपॉजिट करते रहे तो भारत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के मामले में अपना ऑल टाइम हाई का आंकड़ा भी क्रॉस कर देगा, जो कि है 728 बिलियन डॉलर्स, जो हमने इसी साल 27 फरवरी को टच किया था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैडम ने बांग्लादेश के न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखकर बधाई दी है। दरअसल बांग्लादेश में BNP पार्टी ने अपने लिए एक नया प्रेसिडेंट चुन लिया है। इनका नाम है मिर्जा फखरुल और ये शेख हसीना के समय से ही ओपोजिशन में BNP पार्टी से जुड़े थे। भारत को लेकर भी ये काफी क्रिटिकल रहे हैं और हमेशा भारत के लिए इन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ बराबरी का रिश्ता चाहते हैं, हम भारत के आगे झुककर नहीं रहेंगे, और ये भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने की भी बात बोलते हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि ये भारत के उतने ज्यादा एंटी नहीं है जितना बांग्लादेश के अंदर जमात और स्टूडेंट्स की पार्टी है, लेकिन पास्ट में इन्होंने भी भारत को लेकर उल्टे सीधे बयान दिए हैं। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। जब भी बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट चेंज होता है, भारत की तरफ से हमेशा बधाई संदेश भेजा गया है। 1971 के बाद से ये ट्रेडिशन अभी तक चल रहा है। ऐसे में प्रोटोकॉल्स को जारी रखते हुए भारत ने इस बार भी नए प्रेसिडेंट को बधाई दी है और इंडियन प्रेसिडेंट की तरफ से बकायदा एक लेटर भी भेजा गया है। इस लेटर में द्रौपदी मुर्मू मैडम ने यह भी कहा है कि भारत और बांग्लादेश का आपस में साझा बलिदान का इतिहास है, यानी दोनों देशों के लोगों ने एक साथ मिलकर बलिदान दिया है, सैक्रिफाइस किया है। करीबी सांस्कृतिक संबंध और दोस्ती है और भारत और बांग्लादेश के साथ हम दोनों देश मिलकर इस साझेदारी को और मजबूत करना चाहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि लेटर भेजकर क्या भारत ने सही किया? क्या बांग्लादेश के साथ हमको प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, हाँ या फिर ना? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले कल ही प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर ने भारत को धमकी दी है कि बांग्लादेश मक्का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को ज्वाइन करने पर विचार कर रहा है। नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। साथ में एक और चीज नोट करने वाली है कि बांग्लादेश का जो नया प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान है, ये तो कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा है। आमतौर पर क्या होता है कि बांग्लादेश के अंदर जब भी कोई नया प्राइम मिनिस्टर आता है तो PM पद की शपथ लेने के बाद वो सीधा सबसे पहले भारत का दौरा करता है, लेकिन तारिक रहमान ने इस बार ऐसा नहीं किया और भारत को अवॉइड किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत की सरकार सामने से सभी प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रही है। पहले तारिक रहमान को बधाई संदेश भेजा गया और अब प्रेसिडेंट को भी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यमन के पास से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। सोमालिया के पास तो पिछले कल टर्किश वेपन और डिफेंस इक्विपमेंट से भरा एक शिप हाईजैक हुआ ही था, जिसमें 6 इंडियन सवार थे। ये न्यूज हमने भी कवर की थी, लेकिन अब न्यूज आ रही है कि एक और इंसिडेंट हुआ है जिसमें गल्फ ऑफ एडन के पास MT Cebu 1 नाम के ऑयल टैंकर शिप को यमन की कोस्ट के पास से पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया है। पिछली वीडियो में हमने सोमाली वाली हाईजैक की डिटेल्स शेयर की थी। अब ये जो यमन की कोस्ट के पास टैंकर शिप हाईजैक हुआ है, इसमें टोटल 20 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से 16 इंडियंस हैं। पिछले शिप में 6 इंडियंस थे और इसमें 16, यानी कि दोनों हाईजैकिंग्स में टोटल 22 इंडियंस इन्वॉल्व हैं।
22 इंडियंस को पायरेट ने अपने कब्जे में ले लिया है। भारत की सरकार का कहना है कि हम सोमालिया और यमन की गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट में हैं और इन 22 इंडियंस की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हर संभव कदम और सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं। पहले वाला जो कार्गो शिप था उसके ऊपर तो टर्की के वेपन और डिफेंस इक्विपमेंट लोडेड थे, इसलिए न्यूज आ रही है कि टर्की ने उसको फॉलो कर ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारत इंडियन नेवी को टैंकर शिप के रेस्क्यू के लिए भेजती है या फिर नहीं। न्यूज आ रही है कि ये जो दूसरा ऑयल टैंकर शिप यमन के तट के पास से हाईजैक हुआ है, इसको भी पायरेट्स सोमालिया की तरफ ही ले जा रहे हैं। इसके ऊपर जैसे कोई अपडेट आएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की फॉरेन विजिट को लेकर। दरअसल होता क्या है कि भारत के चीफ मिनिस्टर्स के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है। जब भी किसी इंडियन चीफ मिनिस्टर को फॉरेन कंट्री की पर्सनल या प्राइवेट ट्रिप करनी होती है, अगर किसी सीएम को इवन फैमिली के साथ भी पर्सनल वैकेशन के लिए फॉरेन कंट्री में जाना होता है, तब भी उनको पहले विदेश मंत्रालय से पॉलिटिकल क्लियरेंस लेने की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से तय गाइडलाइंस के मुताबिक स्टेट के सीएम और मिनिस्टर्स को पॉलिटिकल क्लियरेंस देती है। अब इसी रूल की वजह से लेटेस्ट कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को लेकर एक नया मतभेद आ गया है, जो कि ऑफिशियल काम से अमेरिका जाना चाहते थे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपनी फॉरेन विजिट में 2 कंट्रीज की परमिशन मांगी थी, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और अमेरिका। लेकिन न्यूज आ रही है कि भारत सरकार ने रेवंत रेड्डी को केवल ब्रिटेन जाने की पॉलिटिकल क्लियरेंस दी है और अमेरिका जाने की पॉलिटिकल क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया है। तेलंगाना की गवर्नमेंट का कहना है कि अमेरिका में कुछ इन्वेस्टमेंट और बिजनेस संबंधित प्रोग्राम्स प्लान थे, लेकिन केंद्र सरकार ने उसकी यूएस विजिट को पॉलिटिकल क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया है। अब रेवंत रेड्डी 20 अगस्त को यूके गए थे, वहां से तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कल यानी 23 अगस्त को डायरेक्ट भारत वापस आ जाएंगे। वरना प्लान ये था कि रेवंत रेड्डी यूके से सीधा अमेरिका जाते और वहां पर 6 से 7 दिन बिताने के बाद 30 अगस्त को ये भारत वापस आने वाले थे। विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने डिटेल्स में यह नहीं बताया कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की अमेरिका विजिट को क्लियरेंस ना देने के पीछे आखिरकार क्या कारण था। लेकिन स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल सर ने यह कहा कि सीएम के ऑफिस और विजिट के पर्पस के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स का प्रोग्राम बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं था, इसलिए यूएस की परमिशन नहीं दी गई है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिर भी यूनाइटेड किंगडम की परमिशन दे दी गई थी, ये सरकार का कहना है। रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के हैं और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार अब अपने अधिकार और पावर्स का भी गलत इस्तेमाल करने लगी है। आपको याद दिला दूं कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने जून महीने में हैदराबाद की एक रोड का नाम चेंज कर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रोड रख दिया था। डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में यूएस कॉन्सुलेट के सामने वाली रोड का ही नाम चेंज कर दिया था। उस समय काफी विरोध भी हुआ था, लेकिन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी ने कड़े विरोध के बाद भी रोड का नाम चेंज नहीं किया था। अब इनको डोनाल्ड ट्रंप से पता नहीं क्या प्यार है, लेकिन आपको क्या लगता है कि रेवंत रेड्डी को अमेरिका जाने की क्लियरेंस ना देकर मोदी सरकार ने सही किया? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है मक्का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की हैं। पिछले कल बांग्लादेश ने ऑफिशियली कहा था कि वो मक्का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को ज्वाइन करने के लिए ओपन है, और अगर ये बांग्लादेश के नेशनल इंटरेस्ट के लिए महत्वपूर्ण हुआ तो बांग्लादेश भी मक्का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट ज्वाइन करेगा। अब बांग्लादेश इसको ज्वाइन करे ना करे, न्यूज निकल कर आ रही है कि सीरिया ने भी इस मक्का ज्वाइंट म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को ज्वाइन करने की इच्छा जताई है। सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर असाद हसन अल शाइबानी ने खुद ही इसकी जानकारी दी है, और सीरियन फॉरेन मिनिस्टर 19 से 20 अगस्त को पाकिस्तान की यात्रा के ऊपर भी आए थे। वहां पर इस मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट को ज्वाइन करने के ऊपर चर्चा की, और वहां से वापस सीरिया जाने के बाद सीरियन फॉरेन मिनिस्टर असद हसन अल शाइबानी ने अनाउंस किया है कि उनकी सरकार मक्का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को रिव्यू कर रही है। ये तीनों देश रीजन के महत्वपूर्ण देश हैं, हम भी अपने ऑप्शंस को रिव्यू कर रहे हैं और अभी हमने ज्वाइन करने का कोई डिसीजन नहीं बनाया है, लेकिन हो सकता है कि हम इसको ज्वाइन कर लें। अब इससे पहले टर्की ने कहा था कि इजिप्ट भी इस अलायंस को ज्वाइन करने वाला है। कहने का मतलब है कि अब 1 बाय 1 और भी कई सारी मुस्लिम कंट्री सामने आ रही हैं और मक्का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को साइन कर इसका हिस्सा बनने की इच्छा जता रही हैं। अभी तो चलो इसमें 3 ही देश हैं, लेकिन अगर इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में 5-6 मुस्लिम कंट्रीज और ऐड हो जाती हैं तो फिर ये एक तरह से इस्लामिक नाटो ही कहलाएगा। जितने ज्यादा देश इसमें शामिल होंगे, भारत के लिए उतना ज्यादा बड़ा चिंता का विषय बनेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में ये देश कोई ना कोई रोल तो प्ले कर पाकिस्तान की मदद जरूर करेंगे। फिर चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल स्टेजेस के ऊपर भारत को टारगेट करना हो, भारत के कश्मीर मुद्दे को उठाना हो, या पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर युद्ध लड़ने के लिए फंड्स देने हो, या फिर पाकिस्तान को वेपन्स और एमुनिशंस और डिफेंस इक्विपमेंट पीछे से सप्लाई करने हो।
ये इस्लामिक नाटो जितना बड़ा होगा, भारत के लिए उतनी बड़ी चिंता का विषय बनेगा। बस बीच में एक छोटा सा पॉजिटिव ये है कि भारत से ज्यादा टेंशन इस समय इजराइल में है, क्योंकि इस्लामिक नाटो के टारगेट के ऊपर इजराइल भी होगा। भारत का तो बस एक ही पाकिस्तान के साथ मसला है, लेकिन इजराइल को ये सभी मुस्लिम कंट्रीज दुश्मन मानती हैं। इसलिए इजराइल आज की डेट में भारत से भी ज्यादा चिंतित होगा। अब बस ये हो जाए कि भारत और इजराइल ये दोनों देश साथ में बैठकर कोई रास्ता निकालें, क्योंकि अमेरिका ने तो इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को ग्रीन सिग्नल और अप्रूवल दे दिया है। खुद ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट इशू करके इस अलायंस का स्वागत किया था। इसलिए इस्लामिक नाटो के केस में भारत और इजरायली एक दूसरे का सहारा बनेंगे और हमको इससे निपटने के लिए एक दूसरे की मदद जरूर करनी होगी।